morning to everyone and welcome on LKP and Chandrasekhar Thakur जी सर और एडबी लाइव शो। मैं विश्वनाथ नासिक से आप सबका स्वागत करता हूं। आज और अगला एक महीना हर शनिवार और रविवार सुबह 11 बजे श्री चंद्रशेखर ठाकुर से आप शेयर बाजार और इन्वेस्टमेंट के बारे में मार्गदर्शन सुन सकते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड शेयर बाजार में 1948 से कार्यरत है। यह कंपनी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जिस टाइप का इन्वेस्टर उस टाइप का इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीम उपलब्ध है। एलकेपी के प्रोडक्ट्स लाइक एसपीआई, 7 पिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान, पेड, ट्रायोलॉजी, हर दिन दिए जाने वाले एडवाइस उत्तम होते हैं। श्री चंद्रशेखर जी ठाकुर नाम ही काफी है। ऐसा व्यक्तिमत्व शेयर बाजार और डीमैट उनका आत्मा है। उन्होंने शेयर बाजाराचा या इस कार्यक्रम के 1500 से ज्यादा प्रोग्राम पूरे देश भर में किए हैं। 52 साल उन्होंने इस क्षेत्र में दिए हैं और आज भी यह शख्स हर दिन प्रोग्राम करते हैं। मैं इस एफबी लाइव शो पे श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि वो प्रोग्राम शुरू करें। वेलकम सर एंड थैंक्स। नमस्ते भाई और बहनों, मैं चंद्रशेखर ठाकुर, एलकेपी सिक्योरिटीज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत। स्टॉक मार्केट अवेयरनेस प्रोग्राम एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है हर शनिवार रविवार सुबह 11 बजे। इस प्रोग्राम की जो कड़ी है 25 मिनट की होती है, 25 या 30 मिनट। कल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 3-in-1 अकाउंट किस प्रकार कार्यरत होता है। 3-in-1 अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है वो कल हमने देखा है। ताकि ब्रोकर का ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर शेयर खरीदते तो चेक देने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम के थ्रू, सॉफ्टवेयर थ्रू ये सब चीज़ें होती है, उसको बोलते हैं 3-in-1 अकाउंट ऑनलाइन ट्रेडिंग। अभी हर ब्रोकर्स के ऐप्स रहते हैं। आजकल हम कोई भी छोटे छोटे चीज़ के लिए ऐप डाउनलोड करते हैं, उसी प्रकार हर ब्रोकर के ऐप्स होते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड का भी ऐप है। कल मैंने कहा कि उनके वेबसाइट पर जाना है lkpsec.com और वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करनी है। वो बेसिक चीज़ करके मैंने कही। जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये सब चीज़ें ऐप के थ्रू होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसी प्रकार ऐप होता है। एक बार आपको डाउनलोड करना है एलकेपी सिक्योरिटीज़ का। एक बार ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके ज़रिए हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कल टू गो टू देयर वेबसाइट, कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐप मतलब बिहाइंड द कर्टन वही बात है। तो एक बार ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप के थ्रू आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, सेल बाय जो कुछ है। प्लस ये ऐप के माध्यम से आप अपने डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। बिकॉज एलकेपी सिक्योरिटीज ब्रोकर भी है और डीपी भी है, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। दूसरी बात, ये ऐप के थ्रू हम वेरियस कंपनी से जो अनाउंसमेंट होती है, कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, कितना डिविडेंड दे दिया, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसके बारे में हर कंपनी कुछ ना कुछ ऐसे रिलीज देती है, प्रेस रिलीज देती है। तो उसकी भी जानकारी ये ऐप के थ्रू हमें मिल सकती है। तो ऐप एक बार इंस्टॉल करते हैं तो बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि एपिसोड में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। उसके पहले एक बात बोलता हूँ, जब आपको डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट आता है तो उस स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि कितनी क्वांटिटी, आईजिन नंबर, नेम ऑफ द कंपनी, ये सब लिखा रहता है।
सो हर कंपनी को एक आईएसआईएन कोड रहता है, उसको बोलते हैं आईसिन कोड। वो 12 अंक का रहता है। ये 12 अंक में पहले 2 अक्षर होते हैं, दैट इज IN। IN स्टैंड्स फॉर इंडिया। अब ये आईसिन कोड जो है पॉसिबल नहीं है कि याद में रखना, लेकिन हर एक कंपनी के हर शेयर्स का, हर सिक्योरिटीज़ का आईसिन कोड अलग रहता है। कोई ये कंपनी ABC लिमिटेड, तो ABC लिमिटेड के जो शेयर्स है उसका आईएसआईएन कोड अलग रहेगा, उनके डेप्ट है आईएसआईएन कोड अलग रहेगा, उनके डिबेंचर्स है आईएसआईएन कोड अलग रहेगा। सो हर कंपनी के सिक्योरिटी के लिए आईएसआईएन कोड अलग अलग रहता है। ये डिमैट अकाउंट नंबर में लिखा हुआ रहता है, जो जानकारी के लिए आपको मैंने कहा हूँ। तो कुछ सवाल भी आए थे, उन्होंने मुझे पूछा कि पावर ऑफ अटर्नी POA मीन्स पावर ऑफ अटर्नी मैंडेटरी है क्या, इस इट पावर ऑफ अटर्नी कंपलसरी है क्या। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि पावर ऑफ अटर्नी ब्रोकर को देना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो कन्वीनियंट है। अगर आप पावर ऑफ अटर्नी नहीं देते हो तो क्या होगा, आपका समझिए ट्रेडिंग अकाउंट है ब्रोकर के पास LKP सिक्योरिटीज, आपका डिमैट अकाउंट हो सकता है कोई बैंक में है, तो इन दैट केस आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा नहीं उपलब्ध होगी। फिर आपको जब शेयर सेल करते हैं तो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप या तो इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ करके अपने शेयर्स जो है डिमैट खाते में उससे ब्रोकर के डिमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं पड़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि एक ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास, डिमैट अकाउंट बैंक के पास, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों एक साथ में है, जैसे कि LKP सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग अकाउंट, LKP सिक्योरिटीज में डिमैट अकाउंट। और फ्रीज की भी सुविधा है। डिमैट अकाउंट समझे आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए फॉरेन जाते हैं, आपको डर है आपके डिमैट अकाउंट में कुछ छेड़छाड़ इससे होती नहीं है, फिर भी आप फ्रीज के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने DP को कि मेरा अकाउंट आप फ्रीज कर रखिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए। जब आप वापस आएंगे फिर आपको एप्लीकेशन देना है अनफ्रीज करने के लिए, वो भी सुविधा है डिमैट अकाउंट में। फ्रीजिंग की सुविधा है, अनफ्रीज की भी सुविधा है, और वो भी पूरा अकाउंट आप फ्रीज कर सकते हैं। अकाउंट में पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स भी फ्रीज कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, लेकिन ये सुविधा है ही। डिमैट का सबसे बड़ा फायदा ऐसा है कि पहले ट्रेडिंग लॉट हुआ करते थे, हर कंपनी का ट्रेडिंग लॉट अलग अलग होता था। अब जैसे डिमैट आ गया 1996 में, अब ट्रेडिंग लॉट जो है वो एक है, ट्रेडिंग लॉट इज 1। तो आप कोई भी कंपनी का एक शेयर बाय कर सकते हैं, एक शेयर सेल करते हैं, तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिमैट। आगे चलते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है। जैसे हम म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सुनते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, और ये जो कैंपेन है उसके कारण म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी संख्या में हो गई है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो अच्छी तरह से हो रही है पूरे देश में। ये म्यूचुअल फंड्स जो होती है उनकी बड़ी स्कीम्स होती है, हर म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स रहती है। ये म्यूचुअल फंड की संकल्पना ऐसी है कि वो एक संस्था है। म्यूचुअल फंड एक संस्था होती है जिनके पास एक्सपर्ट लोग बैठे हुए रहते हैं, उन्हें कहते हैं फंड मैनेजर्स। अभी समझे मुझे 60,000 शेयर मार्केट में लगाने हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मुझे शुरू में डर लगता है, तो मैं क्या करूं, म्यूचुअल फंड के पास मैं 60,000 रुपये दे दूंगा। अब ये देश में मैं अकेला नहीं हूँ, देश में मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं, तो कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 10,000, कोई 1 लाख, 5 लाख म्यूचुअल फंड के पास दे देते हैं। फिर म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसे जमा होते हैं, तो उनके पास जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना। तो यह है म्यूचुअल फंड की संकल्पना। फ्रेंड्स, मैं अक्रॉस इंडिया जो प्रोग्राम कर देता हूँ इन रीजनल लैंग्वेजेस में कर देता हूँ। हर प्रोग्राम में लेवल अलग अलग रहती है। बीच में मैं 2 साल पहले हमारे कोकण में एक छोटा सा तालुका प्लेस है, वहाँ पे गया था। वहाँ पे प्रोग्राम होने के पहले आधा घंटा वहाँ पे एक सज्जन मिले, वो कहते आपका ही लेक्चर है ना? मैं बोला हाँ। तो बोलते बोले म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे समझाइए, म्यूचुअल फंड के बारे में समझाइए। मैंने उन्हें कहा आप तो प्रोग्राम में आने वाले हैं, वहाँ तो समझाऊंगा। तो कहे नहीं, मैं प्रोग्राम में आना कि नहीं आना मेरा नक्की नहीं है, लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए म्यूचुअल फंड क्या होता है, बाद में मैं डिसाइड करूँगा प्रोग्राम में आने का है या नहीं आने का है। तो मैंने उन्हें कहा कि जहाँ पे मेरा प्रोग्राम था वो छोटे देहात में, बाजू में एक मंदिर था, वहाँ मंदिर में मैं बैठा था। वो सज्जन को मैंने कहा कि यहाँ पे मंदिर में गर्दी नहीं है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ आधे घंटे से, भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए, लेकिन ये बात मुझे शिरडी साई बाबा मंदिर जाऊँगा तो पॉसिबल नहीं है, तिरुपति जाओ तो पॉसिबल नहीं, वहाँ पे गर्दी होती है और मंदिर के अंदर मुझे एंट्री। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे हाथ में जो फूल है वहाँ पे पुजारी महाशय बैठे हुए रहते हैं, उनके पास दे देता हूँ।
और ऑन माय बिहाफ पुजारी जी भगवान के चरणों में फूल अर्पण करते हैं, तो क्या हो गया? फूल तो मैंने भगवान के चरणों में स्ट्रेट वे सीधे मैं अर्पण किया या तो थ्रू महाराज अर्पण किया, दोनों में बात एक ही है कि फूल तो भगवान के चरणों में चले गए ना। उसी प्रकार मैं शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूं या तो शेयर मार्केट में ब्रोकर के माध्यम से करूं, दोनों का अर्थ एक ही है कि मेरी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में होती है। तो सज्जन बहुत खुश हो गए, बोलते हाँ ये आपकी बात मुझे हजम हो गई, अब मैं प्रोग्राम में आऊँगा। प्रोग्राम में आए थे, बैठे, बहुत से सवाल भी पूछे। तो दोस्तों ये कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड की। अब हमने अभी देखा कि हम जो पैसे देते हैं म्यूचुअल फंड के पास, वो म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट बैठे हुए रहते हैं उन्हें कहते हैं फंड मैनेजर्स। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको बोलते हैं फंड मैनेजर्स। तो जो करोड़ों रुपए म्यूचुअल फंड्स के पास आते हैं, जो करोड़ों रुपए म्यूचुअल फंड्स के पास आते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो हमें बताते हैं। कैसे? उनके वेबसाइट के माध्यम से। हर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट होती है, हर वो हम वेबसाइट पर वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास जो पैसे रखे हैं लोगों ने, उसमें से कितने पैसे कौन से कंपनी के शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किए हैं। ये बातें वो हमें कहते हैं। अभी देखिए उदाहरण एग्जाम्पल तरीके देखते हैं। ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि भाई साहब जितना पैसे आपने हमारे पास दे दिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें से 4.57% रकम हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्ट की है, 3.52% रकम हमने लार्सन एंड टोब्रो के शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं, 2.22% अमाउंट जो है हमने भारतीय एयरटेल के शेयर में इन्वेस्ट किए हैं। दैट मीन्स आपने दिए हुए पैसे हमने कहाँ लगाए हैं, दैट म्यूचुअल फंड टेलर्स, उसी को कहते हैं फैक्ट शीट। फैक्ट शीट कैसे है? अगर आप गूगल में जाके सर्च मारेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट शीट, तो कुछ बहुत सा लिखा हुआ रहता है। यहाँ सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ, म्यूचुअल फंड टेलर्स कि भैया आपने जो पैसे हमारे पास दे दिए हैं वो हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, दैट द टेलर्स विच इज नोन एज द फैक्ट शीट। हर म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट होती है। सो वी कम टू नो कि हमारे पैसे ये लोगों ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं। सुबोध कुमार जायसवाल जी, आपका स्वागत। मुझे लगता है आप बैंक ऑफ इंडिया के हैं। एनीवे, सभी भाइयों बहनों का स्वागत। अब हमने देखा है कि हमें मालूम है कि निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी सेंसेक्स क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। हाल में ये कहता हूँ कि निफ्टी इज द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 50 कंपनी पर आधारित है। उसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो निफ्टी जो निर्देशांक है, इंडेक्स है, वो 50 कंपनी पर आधारित है। अब ये म्यूचुअल फंड्स के बहुत से स्कीम रहते हैं वहाँ पे, उसमें से कुछ स्कीम्स ऐसे हैं कि निफ्टी में जो 50 कंपनियाँ हैं, उस 50 कंपनियों के आधार पर जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वहाँ पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल करके मैं बता रहा हूँ कि मार्च 2015 में निफ्टी था 9000। कोइंसिडेंस ऐसा है कि आफ्टर 2 इयर्स मार्च 2017 में निफ्टी भी फिर भी था 9। इन बिटवीन ये 2 साल में निफ्टी कभी कम कभी ज़्यादा वो तो होते ही रहता था। लेकिन ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर किसी आदमी ने, कोई इन्वेस्टर ने मार्च 2015 में निफ्टी के 50 कंपनियों पर आधारित कोई स्कीम में अगर समझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो उसका वैल्यूएशन 2 साल के बाद मार्च 2017 में भी 5 लाख ही रहता था, क्योंकि इन्वेस्ट किया उस टाइम निफ्टी था 9000 और 2 साल के बाद में 9000। सो वो सज्जन कहेंगे कि म्यूचुअल फंड ने मुझे 0 रिटर्न दे दिया। इट इज़ द फैक्ट, इट इज़ द फैक्ट। लेकिन ये वन टाइम करने के बजाय अगर वो इन्वेस्टर समझिए 2 साल के दरमियान हर महीने करते थे 20,000, 25,000, 30,000 हर महीने करते थे रेगुलरली, तो शायद उनकी जो रिटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली 11.75% होती थी। सो वन टाइम किया, कुछ भी नहीं हुआ। SIP उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एवरी मंथ आप बाय कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स, या एवरी मंथ आप पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें से जो यूनिट्स आपको आएंगे वो आएंगे। तो उसको बोलते हैं SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके लिए 500 रुपीज़ से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि 10,000 20,000 चाहिए। एवरी मंथ 500 रुपीज़ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल SIP की तरफ से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जो मैंने कहा कि
2 साल में हर महीने किया होता तो 11.75 रिटर्न, वो जो बात हुई है उसके बारे में बोलता हूँ मैं, भविष्य के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। अब कैसे है देखिए, सेम एग्जाम्पल, लेफ्ट टॉप में आप देख रहे हैं कि मार्च 2015, राइट में देखते हैं टॉप में 9000 मार्च 2017। ये निफ्टी इन बिटवीन ये 2 साल में कभी 7000, कभी 8000, कभी 6500, वो तो होता ही रहता था। दैट मीन्स अप डाउन शुरू ही था, जो होता ही रहता है अक्सर। तो समझिए अगर वो व्यक्ति हर महीने इन्वेस्ट करते थे, समझिए 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट की प्राइस समझिए 7000 है, तो उस समय जो 7000 उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यूएशन मार्च 2017 में कितनी हुई, 9000 है। जो मंथ में उन्हें 6500 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की थी, 1 यूनिट इक्वल टू 6500, उसकी वैल्यू हो गई 9000। दोस्तों मैं सिर्फ प्लस बाजू नहीं कहता हूँ, दोनों साइड कहता हूँ। लेफ्ट में आप देखते हैं मार्च 2015 में जब उन्होंने 9000 से एक यूनिट लिया था, उसकी वैल्यू भी कभी 6500 हुई थी। लेकिन समझिए 8 साल 10 साल का होता है, तो ये सब प्लस माइनस करके रफली 11.75 उस समय का 12% समझिए वो होता है, प्रोवाइडेड ये जो स्पैन है वो स्पैन बड़ा होना चाहिए, 8 साल 10 साल। अभी ये जो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो टिप नहीं है। टिप किसे कहते हैं, जो होने वाली है, भविष्य में क्या होगा उसको टिप बोलते हैं। ये भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बीती हुई बात कर रहा हूँ, फरवरी 2016 और मार्च 2017। अभी देखिए फरवरी 2016 में निफ्टी था 7000, तो कोई इन्वेस्टर ने फरवरी 2016 में अगर एक यूनिट लिया होता 7000 का, तो उसकी वैल्यू जस्ट 13 महीने के बाद मार्च 2017 में उसकी वैल्यू हो गई 9000। तो 13 महीने में जो रिटर्न है वो रिटर्न कितनी है, 28%। ये मैं एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, तो कुछ खराब नहीं है 13 मंथ में 28%। लेकिन ये मैं आज क्यों कर रहा हूँ कि बात हो चुकी है। उस समय फरवरी 2016 में मुझे भी पता नहीं था या किसी को पता नहीं था कि 13 महीने के बाद निफ्टी 9000 होने वाला है। अगर पता होता तो कोई बैंक से मैं 15 लाख 20 लाख लोन लेके फरवरी 2016 में इन्वेस्ट करता था म्यूचुअल फंड के वो स्कीम में। लेकिन किसी को मालूम नहीं रहता है भविष्य में क्या होगा। इसलिए जैसे मैंने कहा कि 8 साल 10 साल इतना स्पैन में अगर करते रहे ना, तो ये प्लस माइनस ऊपर जाता है, निफ्टी नीचे आता है, उसकी जो बेनिफिट है वो मिल जाती है, प्रोवाइडेड मिनिमम 8 से 10 ईयर्स का स्पैन होना चाहिए। 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में मालामाल हो गए, ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है, कोई भी स्कीम नहीं है। तो वी हैव टू बी अ पेशेंस से करना है। ये मैंने एग्जाम्पल करके बताया है, हर बार जरूरी, क्योंकि कोई कहेंगे कि 8000 में इन्वेस्टमेंट कर दिया था तो समझो 2 साल के बाद 6500, मतलब क्या 8 का 8 भी नहीं रहा, उससे भी कम हो गया, वो भी हो सकता है। का आप अगर देखेंगे एवरेज तो जनरली 11% 12% के आसपास होता है, ऐसा आज तक का डेटा है, आज तक का डेटा है। भविष्य में क्या होगा कोई नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट ऑल्सो। इसलिए कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड जो है ना, जैसे मैंगो ट्री, वो आम का पेड़ है। आम का पेड़ जब लगाते हैं तो कम से कम 8 साल लगते हैं। आम का पेड़ हम लोग लगाते हैं पौधा, तो 8 साल लगते हैं जब पेड़ बड़ा होगा और वो आम देना शुरू होगा। लेकिन एक बार आम के फल आने शुरू होते हैं तो बेटा भी खाएगा, पोता भी खाएगा। मेरे गांव में एक आम का पेड़ है, 80 ईयर्स एज है पेड़ की, स्टिल आम के फल वहाँ से आते हैं। सो ये आम के फल जैसा है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना ऐसा नहीं होगा, लॉन्ग 8 ईयर्स 10 ईयर्स से करना है। सो आज के ज़माने में ये आवश्यक है कि व्यक्ति जब सर्विस ज्वाइन करती है, कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, तो इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। क्योंकि जैसे हमने कोरोना का समय देखा, हो सकता है भविष्य में भी और कोई ख़राब काल आता है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट से शुरू होती है, तो डेफिनेटली उसमें हमें उसका एडवांटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड जो है वो 4 जुलाई को होगा सवेरे 11 बजे। उसमें हम लोग देखेंगे कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, वो किस प्रकार कैलकुलेट होता है। और दूसरी बात, पेपर में हमेशा जो न्यूज़ आते हैं, यहाँ पे चीटिंग हो गया, वहाँ पे चीटिंग हो गया, वो क्यों होता है और वो कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में
डिस्कस करेंगे। होता ऐसे है कि चीटिंग के केसेस पेपर में आते हैं, तो जो लोग प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है जिन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ऐसे न्यूज़ पढ़ के वो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ये क्यों होते हैं ऐसे केसेस, वो कैसे अवॉइड किए जा सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अगर हम लोग सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के माध्यम से व्यवहार करते हैं तो हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। और एक सवाल आया था कि डीमैट अकाउंट में चार्जेस क्या लगते हैं। फ्रेंड्स, जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो सालाना एवरी ईयर फिक्स चार्ज रहता है, उसको बोलते हैं AMC, एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। आपके डीमैट अकाउंट में व्यवहार हो कि नहीं हो, खाली सिर्फ शेयर्स पड़े हैं तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको डीपी को देने पड़ेंगे। वो कितने रहते हैं? सम डीपी चार्जिंग 300, सम डीपी चार्जिंग 350, कोई डीपी 400 करेगा, कोई 450। दैट डिफर्स फ्रॉम डीपी टू डीपी, लेकिन वो देना पड़ता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसे हमने शेयर्स में ट्रांजेक्शन्स नहीं किया डीमैट अकाउंट में, तो ये एनुअल चार्जेस क्यों देंगे? मेरा सीधा जवाब है कि हम बैंक के लॉकर में जब गहने रखते हैं, वो गहने कभी निकाले नहीं निकाले, 10 साल में ऐसे रहे, बैंक एवरी ईयर हमें लॉकर का रेंट तो देती है ना, उसी प्रकार वो एनुअल चार्जेस रहता है। कुछ डीपी ऐसे होते हैं, उनकी स्कीम्स रहती है कि हर साल नहीं लेंगे, वन टाइम आपको बोलेंगे 2000 5000 रुपये रखिए, बाद ईयरली नहीं देना पड़ेगा। दैट स्कीम्स अलग अलग रहती है हर ब्रोकर की। और दूसरा जो चार्ज लगता है वो ट्रांजैक्शन चार्जेस रहता है। मतलब आपके डीमैट अकाउंट से शेयर जब बाहर चले जाते हैं, मतलब आप अपने डीमैट अकाउंट से किसी को शेयर देते हैं, गिफ्ट देते हैं या तो सेल करते हैं, आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स डेबिट होके दूसरे कोई डीमैट अकाउंट में शेयर्स चले जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। वो जो ट्रांजैक्शन है डेबिट ट्रांजैक्शन, उस पर भी चार्ज लगता है। वो कोई डीपी 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगाएगा, कोई डीपी 12 लगाएगा। सो व्हाइल ओपनिंग डीमैट अकाउंट वी हैव टू चेक कि किसकी क्या चार्जेस है, अकॉर्डिंगली वी शैल ओपन द डीमैट अकाउंट। सो इसी प्रकार ये चार्ज लगते हैं। क्रेडिट पे चार्ज नहीं लगता है, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर जब जमा हो गए और somebody will give you shares as a gift, और आप शेयर्स बाय करते हैं ब्रोकर के थ्रू, तो जो क्रेडिट होता है आपके डीमैट अकाउंट में, वहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है। चार्ज सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए डेबिट चार्ज है। और जो ब्रोकरेज रहता है, वो ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज, इसमें कुछ भी संबंध नहीं है। क्योंकि जब मैं शेयर बाय करता हूँ, फॉर एग्जांपल LKP सिक्योरिटीज की तरफ से, तो LKP सिक्योरिटीज विल चार्ज मी ब्रोकरेज विच विल बी नॉट मोर देन 2.5%, इट विल बी लेस देन दैट, क्योंकि बहुत से ब्रोकर है बहुत कम करते हैं। सेबी ने सीलिंग रखा है मैक्सिमम पर 2.5%। लेकिन जब शेयर्स में सेल करता हूँ तो ब्रोकरेज तो लगेगा, और देयर आफ्टर मेरे डीमैट अकाउंट से शेयर्स चले जाएंगे, क्योंकि मैंने सेल किया है, उस समय लगेंगे वो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। अगेन सेम थिंग, अगर कोई ब्रोकर की स्कीम रहती है, वो आप LKP सिक्योरिटीज को पूछ सकते हैं, वो फिक्स अमाउंट आपसे लेते हैं, बाद में ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं लगाएंगे या तो ब्रोकरेज भी नहीं लगाएंगे। दैट इज द डिफरेंस। हर डीपी का, हर ब्रोकर का स्कीम्स अलग अलग होता है, उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे सेंसेक्स निफ्टी कैसे कैलकुलेट होता है और चीटिंग की केसेस क्यों होती है, वो किस प्रकार से अवॉइड किया जा सकता है। हमेशा की तरह ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9820389051, और नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं मिस्टर विश्वनाथ बोदाड़े 8888828005 में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो बाकी नीड है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कहाँ इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, रिकमेंडेशंस, एज अ ब्रोकर यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर विश्वनाथ बोदाड़े और एनी अदर पर्सन जिनके नंबर्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो कुछ सवाल है, आप जो सवाल भेजेंगे व्हाट्सएप पर, उसे मैं जवाब दे दूंगा पर्सनली आपके व्हाट्सएप पर। प्लस जैसे अभी चार्जेस का जो सवाल है, जो भाई ने पूछा था सवाल व्हाट आर द चार्जेस, उसके बारे में उनको मैंने जवाब दे दिया, लेकिन ये जनरल इंटरेस्ट की बात है, वो चार्जेस क्या होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वो दोहराया है। इस प्रकार आपके प्रश्न, कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और ज़्यादातर प्रश्न मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये सब प्रोग्राम होता है 25 मिनट्स का, और हर प्रोग्राम में हम लोग कोशिश करते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है
वो ये प्रोग्राम के ज़रिए आपको प्रोवाइड करें सिंपल लैंग्वेज में। जब ये श्रृंखला समाप्त होगी, आफ्टर दैट ऑल्सो आई एम अवेलेबल टू यू ऑल द टाइम्स। मेरा नंबर आपको मैं हर एपिसोड में दे देता हूँ। ये श्रृंखला जब समाप्त होगी अगले शनिवार रविवार को, तब भी आप डेफिनेटली मुझे सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा की तरह आपको जवाब दे दूंगा। उसमें कोई चार्जेस नहीं है, बिकॉज इट इज़ माई पैशन टू रिप्लाई एंड प्रोवाइड नॉलेज विच आई लर्न ड्यूरिंग पास्ट 52 ईयर्स। ये प्रोग्राम करने के LKP सिक्योरिटीज़ ने बहुत मेहनत की है, पब्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और ये सब टेक्निकल सब बातें हैं उन्होंने कर दिए, सो उनके मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी का, आप प्रेम से आते हैं सैटरडे संडे सुनने के लिए, ऐसे प्यार कायम रखिए। जय हिंद।